नेक्स्ट टॉपिक है फिर डायमेंशंस। अब डायमेंशंस किसको बोला जाएगा, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। देखो डायमेंशंस क्या होती है, कुछ पावर्स होती है। डायमेंशंस क्या होती है, कुछ पावर्स होती है जो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर लगाई जाती है जिससे उसको मेजर किया जा सके। जैसे मास है तो मैंने लिखा m और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो ये जो 1 लिखा है ना ये डायमेंशन है, तो मास की डायमेंशन कितनी है 1। ठीक है, जैसे मुझे एरिया कैलकुलेट करना है सपोज करो, तो एरिया को मैं लिखूंगा भाई कोई भी एरिया है सरफेस एरिया तो उसको मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं अपन, ऐसा यूनिट अगर यूज कर रहे हो तो मीटर स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, तो मैं इसको L2 लिखूंगा। L मतलब लेंथ को मेजर करने की जो यूनिट है उसके ऊपर आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो ये जो पावर आप लगा रहे हो ना इसी को डायमेंशन बोलते हैं। तो डायमेंशंस क्या है, ये पावर्स होती है जो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर लगाई जाती है। तो ये जो पावर्स आप लगा रहे हो ना इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस बोलेंगे। अब जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है ना फिजिक्स में, उन सब की डायमेंशंस अलग अलग होती है। जैसे मैंने आपको मास की बताई, एरिया की बताई, लेंथ की अगर बताएंगे तो क्या लिख देंगे, लेंथ को लिख देंगे L1 या L सिंपल। टाइम की मेजर करनी हो तो टाइम के लिए T1 लिख दिया, ऐसे लिखते जाएंगे। अब ऐसे और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मोस्टली जो अपने काम आती हैं वो मैं 2-3 आपको बता रहा हूं। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम लिखेंगे m और अपॉन में क्या आएगा वॉल्यूम, यानी L⁻3 ऐसे लिख देंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m1 L⁻−3। तो ये डेंसिटी की डायमेंशन हो गई। ऐसे फोर्स की बहुत ज्यादा काम आती है अपने डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, अच्छा ये डायमेंशन कैलकुलेट करते टाइम पे आप इसका फॉर्मूला देखोगे कि भी फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे और एक्सेलरेशन की यूनिट होगी, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाएगा। तो अब इससे डायमेंशन बनाओ, जैसे मास किलोग्राम में मेजर कर रहे हो, इसके ऊपर कुछ पावर लगी है क्या, नहीं, तो हम लिखेंगे m1। यह है मीटर मतलब लेंथ की यूनिट, तो L1 लिखना है। नीचे क्या लिखा है सेकंड स्क्वायर, तो नीचे t की पावर 2 लगा देंगे। ये हो गया m1 L1 T-2, ये हो गई फोर्स की डायमेंशन। ऐसे वर्क की डायमेंशन कैलकुलेट करनी हो तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन पता चली चुकी है अपन को, इसको सिंपली L से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच की सीधी डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो उसको किस में मेजर करोगे, उसको मीटर में मेजर करोगे, तो उसकी डायमेंशन बनेगी L। वर्क और एनर्जी के लिए सेम ही होती है डायमेंशन, किसी भी टाइप की एनर्जी हो या किसी भी टाइप का वर्क हो, फॉर्मूला एक ही होता है, डायमेंशन एक ही होती है। इसका होता है m1 L। देखो फोर्स को जब आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो L की पावर 2 बन जाएगा यहाँ पे, और T की पावर -2। इसको आप L1 से और मल्टीप्लाई करोगे ना तो L की पावर 2 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, और अपने पास में वर्क या एनर्जी की डायमेंशन ये आ जाएगी। ऐसे ही आपको क्या करना है, एक पूरी फिजिक्स में क्या होता है कि एक टेबल होती है जिसमें आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन दे रखी होती है। तो उसमें जितनी हो सके आप याद कर लेना उनको, मैन तो याद कर ही लेना जो मोस्टली पूछी जाती है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, ऐसे लिख के नहीं देखना पड़ेगा। और इन केस अगर मान लो कोई याद नहीं है डायमेंशन, तो आप उसका कोई फॉर्मूला देखो, उससे थोड़ा सॉल्व कर लो। जब तक वो लेंथ, टाइम और मास इसकी टर्म्स में नहीं आ जाए फॉर्मूला, तब तक उसको सॉल्व करते जाना, और मास और लेंथ और टाइम के टर्म्स में फिर आप इसकी डायमेंशन इजीली लिख पाओगे। ऐसा करना है फिर आपको। ठीक है, इसके बाद में अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं डायमेंशंस के बारे में, जो डायमेंशन से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं उनमें हम लोग यूज करेंगे। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको ध्यान से समझना, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशन में यूज किया जाएगा। अब इसमें पहला पॉइंट है, देखो, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो आप डायमेंशंस यूज करते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब जैसे 1 मीटर है, उसको आप अगर 100 सेंटीमीटर लिख दोगे या उसको 1000 मिलीमीटर लिख दोगे, तो इससे जो लेंथ की डायमेंशंस हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है डायमेंशन से। डायमेंशन मतलब यूनिट को देख के लिखी जाती है। जैसे मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी L1। सेंटीमीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, इसकी डायमेंशन क्या बनेगी L1। मिलीमीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो अगेन डायमेंशन क्या बनेगी L1। आया समझ में? तो कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट आप यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन सबकी सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे डायमेंशन है L1।
दूसरा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्योर नंबर्स एंड प्योर रेशियो डू नॉट हैव एनी डायमेंशंस। मतलब कि प्योर रेशियो या प्योर नंबर्स, अगर मान लो कोई नंबर है 10 20 50 कुछ भी, तो उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। प्योर नंबर लिखा हुआ ना कहीं पे, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। इसके अलावा जो प्योर रेशियो होते हैं, रेशियो मतलब सेम टाइप की चीजों के रेशियो, जैसे जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करते हैं किसी भी मीडियम का, तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ऊपर भी आपने स्पीड लिखी है, नीचे भी स्पीड लिखी है, तो वो रेशियो में कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी कोई यूनिट नहीं आएगी और ना ही उसकी कोई डायमेंशन निकल के आएगी। अगर कोई भी यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। इससे हम रिलेटिव डेंसिटी पता करते हैं। ऐसे स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी वायर है सपोज करो, उसको आप लोड लटका के इसको खींच रहे हो, तो उसकी लेंथ में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय इसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी। तो ये जो रेशियो है, हाँ, डेल्टा एल अपॉन एल, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो ये सेम टाइप की चीजों के रेशियो हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती और इनकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, तो इनको प्योर रेशियो बोलते हैं, सेम टाइप की चीजों के रेशियो को। तो प्योर रेशियो हो या प्योर नंबर हो, क्या उसकी कोई भी डायमेंशन होगी? नहीं जी, कोई डायमेंशन नहीं होती है। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिमिलर डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बट इट डज नॉट चेंज द डायमेंशन। आप सेम टाइप की डायमेंशन वाली चीजों को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, पहली चीज, ठीक है, और उससे डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप लेंथ में लेंथ ऐड करोगे तो फिर डायमेंशन बन जाएगी एल की पावर 2, ऐसा नहीं होगा। डायमेंशन अभी भी लेंथ की जो डायमेंशन है एल वो ही रहेगी। बात समझ में आई क्या? मतलब सेम डायमेंशन वाली चीजों को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एक रूल तो ये है। फिर जब आप उन चीजों को ऐड करोगे, जैसे आपने सपोज करो आपने 10 किलोग्राम में ऐड किया 5 किलोग्राम, तो क्या बना? 15 किलोग्राम बना, ठीक है। ऐसा तो नहीं हुआ ना 15 किलोग्राम स्क्वायर हो गया। तो जब यूनिट सेम रही तो डायमेंशन भी सेम रहेगी। तो सेम डायमेंशन वाली चीजों को पहली बात तो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे और उससे डायमेंशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ये याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉगरिथमिक फंक्शंस एज log x या e की पावर x आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। अगर कहीं भी ये दिख जाए ना log x, log 10 दिख जाए, log 5 दिख जाए, कुछ भी ऐसा, या e की पावर में कुछ दिख जाए, तो ये सब क्या होती है? डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज होती है। जैसे मैंने लिखा e की पावर 2 डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। log 2 क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा, ऐसे, है ना, याद रखना है ये। इसके बाद में नेक्स्ट है, पावर्स आर डायमेंशनलेस। किसी भी चीज की अगर पावर लिखी हुई है आपने, जैसे मैंने लिखा x की पावर a, तो ये a क्या होगा? पावर्स आर डायमेंशनलेस, a की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। x की हो सकती है, a की नहीं होगी, ठीक है। x की पावर a लिख दिया, या आपने लिख दिया जैसे e की पावर 2x, कुछ भी लिख सकते हो। तो पावर में जो भी चीज आ गई ना, तो पावर की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो पावर्स आर डायमेंशनलेस। कोई भी चीज की पावर अगर कुछ लगी हुई है तो उस पावर की कोई डायमेंशन नहीं होगी। उसके बेस की डायमेंशन हो सकती है, एक्स की डायमेंशन हो सकती है, बाकी जो पावर्स जो ऊपर लगी हुई है ना, उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, ठीक। अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डायमेंशंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज मे बी सेम बट क्वांटिटीज नीड नॉट टू बी सिमिलर। दो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिमिलर क्वांटिटीज हैं। जैसे स्ट्रेस और प्रेशर, इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, और उससे डायमेंशन भी सेम निकल के आती है। लेकिन क्या ये दोनों सेम टाइप की चीजें हैं? नहीं। अगर आपको दो चीजों की डायमेंशन सेम दिख जाए तो ये आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो सेम टाइप की चीजें हैं। मतलब ये नहीं कह सकते, है ना, 100% हम श्योर नहीं ये कह सकते कि ये सेम टाइप की चीजें हैं। वो अलग अलग भी हो सकती है, डायमेंशन सेम आ सकती है, भी कैलकुलेशन में आ सकती है, लेकिन डायमेंशन सेम होने का मतलब ये नहीं है कि वो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में हैव यूनिट बट यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। अगर कोई भी चीज की यूनिट नहीं है तो उसकी डायमेंशन नहीं होगी। अगर कोई भी चीज है उसकी यूनिट नहीं है तो उसकी डायमेंशन नहीं होगी, कंफर्म है। लेकिन अगर किसी भी चीज की डायमेंशन नहीं है तो ये नहीं होगा कि उसकी यूनिट नहीं होगी। यूनिट हो सकती है, बस डायमेंशन नहीं है उसकी। एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एंगल हो गया, एंगल को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी यूनिट होती है रेडियन, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे एंगल का, तो इसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो ये भी मीटर में लिखोगे, ये भी मीटर में लिखोगे, तो डायमेंशन जीरो आएगी, इसकी डायमेंशन आएगी नहीं, तो डायमेंशन लेस होगी ना ये। लेकिन क्या ये यूनिट लेस भी है? नहीं जी, इसकी यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है।
अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी यूनिट नहीं है तो कंफर्म है कि उसकी डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन अगर किसी चीज की डायमेंशन नहीं है तो ये अंदाजा मत लगाना कि उसकी यूनिट भी नहीं होगी, यूनिट हो सकती है भाई। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं ना ऑब्जेक्टिव में कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा क्या, उस टाइप की क्वेश्चंस में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। इसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसकी एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूं कि इसको यूज कैसे करना है। चलो हमने सारी चीजें सीख ली, अब इसको यूज कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पहला जो यूज है वो है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते हैं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, जैसे मैंने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखा Q इक्वल टू एन इन टू यू, एन मतलब मैग्नीट्यूड, यू मतलब यूनिट, ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया। अगर मैं कोई दूसरी यूनिट यूज करूंगा तो आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा फिर, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी तो उतनी रहेगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, एग्जाम्पल क्या है, जैसे 10 किलोग्राम है उसको आप ग्राम में लिखोगे तो आपको 10,000 ग्राम लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यूनिट चेंज करने से क्या चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी तो उतनी रही, 10 किलोग्राम भी उतना ही है जितना 10,000 ग्राम है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि अगर क्वांटिटी उतनी है, फिजिकल क्वांटिटी उतनी की उतनी है, तो इसका मतलब ये है कि N1U1 और N2U2 मतलब इन दोनों चीजों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो उतना का उतना ही है, तो इसका मतलब N1U1 इक्वल टू N2U2 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ये चीज क्या रहेगी यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मुझे पता हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में इतना लिखते हैं हम लोग, तो किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम क्या लिखेंगे उसको, तो उसको पता करना हो तो हम एक सिंपल फॉर्मूला बना लेते हैं उसका। जैसे मुझे सपोज करो N2 कैलकुलेट करना है, N1 मुझे पता है, U1 पता है और U2 पता है, तो N2 इक्वल टू क्या आएगा, N1 इंटू U1 अपॉन U2। अब इसको यूज कैसे करना है वो थोड़ा समझना। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना है, तो आप कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करो, क्या उसमें डायमेंशन चेंज होती है फिजिकल क्वांटिटी की, नहीं जी, डायमेंशन सेम रहती है, लेकिन यूनिट तो अलग अलग होती है ना, जैसे किलोग्राम, ग्राम, ये यूनिट तो अलग अलग है। जैसे मास को मेजर कर रहे हो तो ग्राम की डायमेंशन भी m1 होगी और किलोग्राम की डायमेंशन भी m1 होगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो फॉर्मूला बना लेते हैं, N2 इक्वल टू N1 N2। अब देखो इसको क्या लिखना है, पहला वाला जो यूनिट सिस्टम है उसके अंदर मैं डायमेंशंस की फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको यूनिट को हम लिखेंगे M1 L1 T1 और इसकी डायमेंशन है मान लो A B और C। फिर दूसरा जो सिस्टम है यूनिट्स का, उसके अंदर मान लो यूनिट्स आप यूज करते हो मास, लेंथ और टाइम के लिए अलग, उसको मैं M2 L2 और T2 लिख देता हूं। अब क्योंकि डायमेंशन तो सेम रहेंगी क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे A B और C आएगा, ऐसे लिख दिया। आप चाहो तो इसको सेपरेट करके लिख सकते हो, जैसे N1 मतलब किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में जो मैग्नीट्यूड है वो, फिर उसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट होके जो मिलेगा वो होगा N2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, M1 अपॉन M2, इसकी जो डायमेंशन है मास की वो है A, L1 अपॉन L2, इसकी डायमेंशन है B, यहाँ पे A B C की कुछ वैल्यू होगी, ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, T1 अपॉन T2, इसकी जो डायमेंशन है वो है C। अब इसमें M1 क्या है, L1 क्या है, T1 क्या है वो पुट करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करेंगे, जो भी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग वैल्यू निकल के आएगी उससे हमको पता चलेगा कि सेकंड जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, आया समझ में, मैं यूज करके बताता हूँ उससे थोड़ा बेटर समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन। जो 1 न्यूटन है उसको डाइन में चेंज करना है। पहले तो ये बताओ कि न्यूटन और डाइन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है, ठीक है। और जो फोर्स है उसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है M1 L1 T-2, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन सबसे ज्यादा काम आती है तो इसको तो अच्छे से याद रखना ही है अपन को। तो फोर्स की डायमेंशन है M1 L1 T-2, ठीक। अब 1 न्यूटन को चेंज करना है डायन में, डायन में उसको कितना लिखेंगे, तो 1 न्यूटन मतलब आपको पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके अंदर आपको वैल्यू पता चल गई कितना 1, उसको कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 पावर 1, क्योंकि यहाँ पे मास की डायमेंशन क्या है 1, फिर आएगा L1 अपॉन L2 और L की डायमेंशन क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख दो, फिर T1 अपॉन T2
इसकी पावर क्या लगाओगे -2। ये तो लिखने का तरीका हुआ। अब N2 मुझे पता करना है, यानी कि अच्छा ये जो डायन है ना ये भी फोर्स की यूनिट होती है, लेकिन ये कौन से सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में। ये न्यूटन तो होती है ऐसे सिस्टम में फोर्स की यूनिट, और डायन होती है सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट। आपको ये याद रखना है, ये जो न्यूटन है ये तो ऐसा सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है, और ये जो डायन है ये सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है, चलो N1 कितना लेना है, 1 न्यूटन, 1 ले लिया। ऊपर जो टर्म्स लिखे ना ये पहले वाले सिस्टम ऑफ यूनिट में है, यानी कि ऐसा सिस्टम है, क्योंकि न्यूटन किस में यूनिट है, ऐसा सिस्टम में। तो ऐसे सिस्टम में आप मास को क्या लिखोगे, किलोग्राम, तो इसको लिख दो 1 किलोग्राम। दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करना है, तो उसमें क्या लिखोगे, 1 ग्राम लिखोगे। मास को क्या लिखोगे, 1 ग्राम, पावर 1 लगा दो। पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें लेंथ को क्या लिखोगे भाई, ऐसा सिस्टम में लेंथ को क्या लिखोगे, मीटर लिखोगे, तो 1 मीटर लिख दिया। नीचे क्या लिखना है, सीजीएस सिस्टम में तो इसमें 1 सेंटीमीटर लिखोगे लेंथ को, पावर 1 लगा दी। फिर टाइम दोनों ही सिस्टम में क्या होता है, सेकंड में होता है, तो ये 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, दोनों की पावर -2, 1 × 2। किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो ताकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाए। तो 1 किलोग्राम को क्या लिखोगे, 10 की पावर 3 ग्राम, तो नीचे ग्राम वाली यूनिट कैंसिल। ठीक है, इसकी पावर 1 है तो 10 की पावर 3 की पावर 1, यानी कि यही आएगा। मीटर को क्या लिखोगे, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को आप 10 की पावर 2 सेंटीमीटर बोल सकते हो, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इसकी पावर 1, यानी कि यही आएगा। ये यूनिट कैंसिल हो गई, पावर ये आएगा 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही बनता है। तो आंसर आया अपने पास में कितना आया, 10 की पावर 5 डायन। ठीक है, ये अपना आंसर है। मतलब 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, 10 की पावर 5 डायन्स के बराबर होगा। ये वैसे डेटा याद ही होता है अपन को, मैंने तो एक एग्जांपल लिया है कन्वर्ट करने का तरीका बताने के लिए, बाकी ये वैल्यू तो हमको याद ही रखनी है कि 1 न्यूटन 10⁻⁵ डायन के बराबर होता है। ये इस तरीके से कन्वर्ट करके हमने वैल्यू कैलकुलेट करी हुई है। ये आया समझ में, ये आसान है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वर्क डन फ्रॉम एमकेएस सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम। जो वर्क है उसके डायमेंशन बताओ, पहले तो ये पता होनी चाहिए हमको। बताओ वर्क के डायमेंशन m1l2 t-2, तो पहले तो डायमेंशन पता होनी चाहिए, तभी हम फॉर्मूला यूज कर पाते हैं। एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में चेंज करना है, किससे किसमें चेंज करना है वो भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला लिखता हूं मैं पहले, n2 = n1 × m1/m2। पावर क्या लगाऊं मास की 1, फिर आएगा L1/L2, पावर क्या लगानी है 2, फिर आएगा T1/T2, पावर क्या लगानी है -2। चलो जैसे वर्क को कन्वर्ट करना है तो 1 जूल वर्क ले लेते हैं। एमके सिस्टम में वर्क की यूनिट होती है जूल, तो 1 जूल वर्क है उसको कन्वर्ट करके लिखेंगे कि वो सीजीएस सिस्टम में कितना आएगा। अच्छा, सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है वो होती है अर्ग, और एमके सिस्टम में क्या होती है जूल। ठीक है, चलो पहले एमके सिस्टम के लिए ऊपर लिखेंगे वैल्यूज। एमके सिस्टम में मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, नीचे आएगा सीजीएस सिस्टम के लिए ग्राम, पावर 1। फिर एमके सिस्टम में लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, तो मीटर के लिए मैं इसको मीटर ही लिख देता हूं, और नीचे जो सीजीएस सिस्टम है उसके लिए लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख दिया, पावर 2। टाइम दोनों में सेकंड में होता है, तो ये भी सेकंड में होगा और ये भी सेकंड में होगा, पावर -2। ये आएगा 1000, है ना, ये आएगा 1000 या 10 की पावर 3 लिख दो। यहाँ पे क्या आएगा 10 की पावर 2, क्योंकि मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिखोगे और 100 का भी पावर 2 करोगे तो 10 की पावर 4 बन जाएगा। ये आएगा 1। ये समझ गए ना, कैंसिल होके 1 बनेगा और 1 की पावर कुछ भी हो वो नहीं आएगा। आंसर क्या आया 10 की पावर 7 अर्ग, यानी कि 1 जूल जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होगा। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 500 ग्राम बी द यूनिट ऑफ मास, 50 सेकेंड बी द यूनिट ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 980 cm/s² बी द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अगर हम ये वाली यूनिट्स यूज करते हैं तो आपको बताना है फाइंड व्हाट विल बी द न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को हम क्या लिखेंगे फिर, है ना, तो एनर्जी यानी कि अगर आप उसको सीजीएस सिस्टम में मेजर कर रहे हो
तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें तो हमको पता नहीं है उसको क्या लिख रहे हैं। हमको तो ये बताया कि टाइम को इसमें मेजर करना है, लेंथ को इसमें करना है और एक्सीलरेशन को इसमें मेजर करना है। तो बताओ कि एनर्जी की यूनिट क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि ज्यादातर यूनिट्स में देखो ये सेकंड में लिखा हुआ है, ये आपको मास है वो ग्राम में दे रखा है, और जो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसमें देखो सेंटीमीटर आ रहा है। तो सीजीएस में चेंज करके लिखेंगे हम, क्योंकि उसी में आसान होगा अपने लिए कन्वर्ट करना। ठीक है, अब देखो करना कैसे है, पहले वो समझ लो। जो दिया है पहले वो लिख देता हूं। जो मास है उसकी यूनिट क्या है यहाँ पे 500 ग्राम। ऐसे ही टाइम की जगह क्या लिखना है, ये m1 लिख देता हूं, इसको t1 की जगह लिखना है 50 सेकेंड। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन है उसकी डायमेंशन क्या बनती है L अपॉन टी स्क्वायर। ये इसकी डायमेंशन बनेगी, यानी कि L1 t पावर माइनस 2b आप इसको लिख सकते हो। हमें क्या पता करना है, एक्सेलरेशन दे रखा है यहाँ पे 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मास की हमको वैल्यू पता चल गई, टाइम की वैल्यू पता चल गई कि इस सिस्टम के अंदर इनको क्या लिखना है, लेकिन हमें एल की वैल्यू पता नहीं चली। तो एल कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से। एल को आप क्या लिख सकते हो, ये टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 980 इंटू टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 50 सेकेंड। ये आएगा अपने पास में स्क्वायर करके, तो 980 इंटू 2500, ये आपको एल को लिखना है किसमें सेंटीमीटर में। ठीक है, ये तीनों चीजें समझ में आ गई। इसको क्या लिखना है, अब फॉर्मूला चिपकाओ, n2 इक्वल टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 पावर क्या लगानी है। तो यहाँ पे कौन सी चीज को लिखना है, एनर्जी को। एनर्जी की डायमेंशन बताओ पहले, तो एनर्जी की डायमेंशन m1L2T माइनस 2, ये याद रखना है। तो m1 फिर L1 अपॉन L2 पावर 2, फिर T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 पावर क्या आएगा -2। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, n2 इक्वल टू 1, क्योंकि n1 की वैल्यू गिवन नहीं हो ना तो 1 लेनी है हमेशा, ये याद रखना है। ठीक है, n2 m1 अपॉन m2, m1 कितना है 500 ग्राम है, और सीजीएस सिस्टम में मैं कन्वर्ट करके लिख रहा हूं इसको, तो मास किस में लिखोगे, ग्राम में लिखोगे। पावर कितनी 1। फिर लेंथ को क्या लिखना है इसमें, लेंथ को लिखना है ये रहा 980 इंटू 2500 है ना सेंटीमीटर। और जो दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है यानी सीजीएस सिस्टम, उसमें लिखोगे सेंटीमीटर। पावर कितने लगाओगे 2, फिर इसके मल्टीप्लाई में आएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ इसके मल्टीप्लाई में है T1 अपॉन T2। पहले टाइम को लिखना है 50 सेकेंड, और दूसरे वाले केस में सीजीएस सिस्टम में आप इसको सेकेंड लिखोगे, पावर -2। सॉल्व कर लो, ये आएगा 500, यहाँ पे आएगा 980 इंटू 2500 इसका स्क्वायर इनटू, अब ये देखो ये सेकंड तो कैंसिल, 50 की पावर -2 है, तो पावर -2 का मतलब उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि 1/50 की पावर 2 लिख सकते हो ना आप इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आएगी 1.2 इंटू 10⁻12 पूरा सॉल्व करने पे, और ये आएगी सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट होती है अर्ग, तो अर्ग में ये आंसर निकल के आएगा अपने पास। तो ये अपना फाइनल आंसर है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब in a system of unit in which unit of length is 10 centimeter units and mass is 100 gram, the value of density of material will be। तो डेंसिटी की बात कर रही है, तो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है और डायमेंशन क्या होती है। डेंसिटी इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या होंगी, तो यूनिट क्या होती है इसकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास अपॉन वॉल्यूम को बोलते हैं डेंसिटी, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि इसको लिखना पड़ेगा m1L पावर -3, ये इसकी डायमेंशन बनेगी। ठीक है, पहली बात तो ये हमको पता होना चाहिए, नहीं पता तो फॉर्मूले से सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है जी, अब फॉर्मूला चिपकाओ। अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि कौन से सिस्टम से कौन से सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसका पता नहीं है क्या है। ठीक है, तो इससे वैल्यू निकालनी है अपन को। ठीक है जी, फॉर्मूला है n2 इक्वल टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 पावर 1 लगा देंगे, L1 अपॉन L2 पावर -3 लगा देंगे, और T1 और T2 की वैल्यू लिखनी जरूरी नहीं है क्योंकि T वाली डायमेंशन है ही नहीं, तो पावर 0 लगेगी, और पावर 0 होगी तो 1 आएगा, इसलिए वो छोड़ दो चाहे। n2 इक्वल टू n1 कितना है, तो पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में है
वैल्यू 4, m1 अपॉन m2। सीजीएस सिस्टम में मास को क्या लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं। दूसरे वाले सिस्टम में जिसकी ये बात कर रहा है उसमें मास को क्या लिख रहे हैं, 100 ग्राम लिख रहे हैं, तो 100 ग्राम लिख दो, पावर 1 लगा दो। पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में यानी सीजीएस सिस्टम में लेंथ को लिखेंगे सेंटीमीटर, और दूसरे में क्या लिखना है, 10 सेंटीमीटर लिखना है। ये लो जो 10 सेंटीमीटर चिपका दिया, -3 है पावर 4 इंटू ग्राम से ग्राम उड़ा दो, 1/100। यहाँ पे क्या आएगा, 1/10 की पावर -3 है ना, तो ये 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा। फाइनली आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 10 यानी कि 40 यूनिट्स लिख देंगे आगे आंसर। कौन से सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा है पता नहीं है, लेकिन जिस भी सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा है उसके आगे जो भी उसको बोलते होंगे डेंसिटी को, वो लिख देंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा लिखना है आपको। देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन। मतलब कोई भी इक्वेशन है, अगर आपको ये चेक करना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो वो भी आप डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे, आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप किसी भी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उनके डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तभी आप उन चीजों को ऐड कर सकते हो मैथमेटिकली या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सेम डायमेंशन वाली चीजों को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना, सेम डायमेंशन वाली चीजों को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम जो भी इक्वेशन आपको दे रखी हुई उसमें हर एक टर्म को चेक करेंगे क्या उनकी डायमेंशन सेम है। अगर वो डायमेंशन सेम आ रही होंगी इसका मतलब वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी, फिर है ना, फिर हम उसको करेक्ट बोल देंगे। तो ये आपको चेक करना होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके बताता हूं, उससे थोड़ा बेटर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आपको बोला है क्वेश्चन में, चेक द इक्वेशन वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, है ना, ये आपको चेक करना है। अब इक्वेशन लिखी है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। अब देखो इसमें हर एक टर्म को चेक करना पड़ेगा। x का मतलब क्या है, यहाँ पे x का मतलब है पोजीशन या डिस्टेंस, u का मतलब क्या है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, t का मतलब क्या है टाइम, और a का मतलब क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो इन सब की डायमेंशंस हमको पता होनी चाहिए, तभी हम चेक कर पाएंगे। मैं एक बार डायमेंशंस अलग से लिख देता हूँ। x की यानी कि जो डिस्टेंस है उसकी डायमेंशन होती है L1, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L1t-1, और तीसरी चीज है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, L1t-2, ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है। और एक t यानी कि टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होगी t1। तो ये हमको याद होनी चाहिए। अब चेक करते हैं, जैसे x की डायमेंशन क्या है यहाँ पे L1, तो इन दोनों की डायमेंशन भी L1 आनी चाहिए, इस टर्म की और इस टर्म की, इन दोनों की डायमेंशन क्या आनी चाहिए, L1 के बराबर आनी चाहिए। u मतलब क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैं चेक कर रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन है L1t-1, और t यानी कि टाइम, इसकी डायमेंशन है t1। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा L1, ये t की पावर -1 है, t की पावर 1 है, तो पावर होगी ये 0, t की पावर 0 यानी कि 1 बन जाएगा, तो आंसर आएगा L1। इसी तरीके से इसको चेक कर लो। यहाँ पे 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये तो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L1t-2, ठीक है, और ये t का स्क्वायर है यानी कि यहाँ पे t1 और उसका स्क्वायर करके लिखेंगे, टाइम की डायमेंशन t1। इसको सॉल्व करो तो ये आएगा L1 t की पावर, अगेन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे t की पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो t की पावर 1 × 2 यानी कि 2 बनेगी, जो इससे कैंसिल, तो ये L1 आएगा। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। इस तरीके से आपको चेक करना है। आया समझ में, ठीक है। तो आपको ऐसे अलग अलग इक्वेशन दे रखी होंगी और आप उनको चेक करोगे, हर एक टर्म को उसमें चेक करना होता है। हर एक टर्म को चेक करके अगर डायमेंशन सेम आ रही है तो डायमेंशनली वो करेक्ट है, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गेस इक्वेशन P + A/V² into V - B = RT, where T is the absolute temperature, P is the pressure and V is the volume. What are the dimension of constant A and B? तो यहाँ पे ये जो constant A और B है उनकी आपको डायमेंशंस पूछी जा रही है। इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी हुई है, देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट A और B इनकी डायमेंशन आपको पूछ रहा है। देखो यहाँ पे V में से यानी कि वॉल्यूम में से B को माइनस किया है, वॉल्यूम में से किसको माइनस किया, B को। आप एक चीज याद रखो, सेम डायमेंशन वाली चीजों को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब वॉल्यूम की और B की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना, कंपलसरी है। तो B की डायमेंशन क्या हो गई, जो वॉल्यूम की डायमेंशन होती है यानी कि L3, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आगे अपने पास B की डायमेंशन। अब A की डायमेंशन कैसे पता करेंगे, तो अगेन आप देखो
P का मतलब प्रेशर है, V का मतलब वॉल्यूम है। प्रेशर में आप ऐड कर रहे हो A अपॉन वी स्क्वायर, मतलब A अपॉन वी स्क्वायर की जो डायमेंशन आएगी वो प्रेशर की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। अब जो प्रेशर है उसकी डायमेंशन क्या होती है, अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए प्रेशर की डायमेंशन लिख रहा हूं। प्रेशर की डायमेंशन होती है m1 L पावर -1 T पावर -2 फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है, उससे आप डायमेंशन कैलकुलेट करोगे ना तो ये डायमेंशन बनेगी प्रेशर की। ये डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, A अपॉन वी स्क्वायर के डायमेंशन के। वी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, तो V की डायमेंशन होती है यानी वॉल्यूम की डायमेंशन होगी L3 और इसका स्क्वायर कर दो, ये L की पावर 6 बनेगा, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो A की डायमेंशन क्या आएगी m1, L की पावर क्या बनेगी तो -1 और ये +6 ऐड करोगे तो प्लस का 5 बनेगा, T की पावर -2। यही अपना फाइनल आंसर है। आया समझ में? इस तरीके से आपको डायमेंशन पता करनी है। क्लियर है एकदम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय रिलेशन एक्स टी, यानी कि t टाइम पे जो पोजीशन है यानी कि उसकी डिस्टेंस है ओरिजिन से वो आपको बता रखी है, एक्स टी इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल्फा इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस एल्फा टी, वेयर वी नॉट इज ए कांस्टेंट एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फा ग्रेटर देन 0 है और आपको पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ वी नॉट एंड अल्फा, मतलब वी नॉट और अल्फा इन दोनों की डायमेंशन आपको बतानी है। आपको याद रखना है कि जो पावर्स होती हैं किसी भी चीज की, अगर पावर लिखी हुई है तो वो पावर हमेशा क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पे ई की पावर में ये जो अल्फा टी लिखा है माइनस अल्फा टी है ना, इसमें ये जो अल्फा इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो अल्फा इंटू टी तो डायमेंशन लेस होना चाहिए। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अल्फा और टी अगर ये डायमेंशन लेस है, ये क्या है डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब होता है m0 L0 T0, ठीक है। इधर क्या लिखा है अल्फा और ये टी क्या है टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है t1, तो बताओ अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, टी इसके अपॉन में चला जाएगा तो इसकी तो कोई डायमेंशन है नहीं, टी की पावर ये अपॉन में जाएगा और ऊपर जाएगा तो फिर ये टी की पावर -1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आगे डायमेंशन अल्फा की, आया समझ में? अल्फा की डायमेंशन टी की पावर -1 होगी और ये जो अल्फा टी है ये होगा डायमेंशन लेस, क्योंकि आप अल्फा की डायमेंशन टी पावर -1 लिखोगे, टी की लिखोगे t1 और दोनों का भाई एडिशन करोगे तो टी की पावर 0 बनेगी यानी कि 1 बन जाएगा, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ जाएगी अपने पास। अब यहाँ पे आपको वी नॉट अपॉन अल्फा को चेक करना है। अच्छा, इसके मल्टीप्लाई में ये टर्म लिखी हुई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो 1 में आप क्या ऐड कर रहे हो, ये वाली टर्म ऐड कर रहे हो। अब ई क्या है कांस्टेंट होता है, इसकी पावर कुछ है और वो पावर क्या है डायमेंशन लेस है, तो जस्ट ये एक नंबर आएगा, ये एक वैल्यू अपने पास निकल के आएगी जो कि कांस्टेंट होगी, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन में जो वैल्यू होगी ना वी नॉट अपॉन अल्फा के, इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो इसको तो आप भूल जाओ। बस आपको वी नॉट अपॉन अल्फा इससे चेक करना है कि वी नॉट की डायमेंशन क्या होगी, तो वी नॉट अपॉन अल्फा लिख दिया मैंने। अब वी नॉट अपॉन अल्फा की डायमेंशन वही होगी जो एक्स की डायमेंशन है, एक्स मतलब पोजीशन या डिस्टेंस, इसकी डायमेंशन क्या होगी L1। अब अल्फा की डायमेंशन तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, तो वी नॉट इक्वल टू क्या आएगा अल्फा की डायमेंशन यानी कि टी की पावर -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आया, क्या आया L1 टी पावर -1, यही है अपना फाइनल आंसर। तो ये किसकी डायमेंशन होगी वी नॉट की और अल्फा की डायमेंशन होगी टी की पावर -1, ये आपका आंसर है। आया समझ में? इस तरीके से चेक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c, वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट, द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c आर, तो a b और c की डायमेंशन आपको बतानी है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखो v का मतलब क्या है वेलोसिटी और t का मतलब क्या है टाइम, और आपको a बी और सी इनकी आपको डायमेंशंस कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है जी। तो इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि सेम डायमेंशन वाली चीजों को आप क्या कर सकते हो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या इक्वल करके लिख सकते हो। तो v की जो डायमेंशन है वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वही क्या होनी चाहिए a इंटू टी की डायमेंशन होनी चाहिए और वही डायमेंशन b अपॉन टी प्लस सी की होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है b के अपॉन में t प्लस सी, और आपको पता है कि सेम डायमेंशन वाली चीजों को आप ऐड कर सकते हो, मतलब c की डायमेंशन और t की डायमेंशन क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। t की डायमेंशन क्या होगी t1, c की तो आ गई डायमेंशन। अगर आपके पास में c की डायमेंशन आ गई तो अब a की डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं।
v की डायमेंशन क्या होगी L1 t की पावर -1, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है L1 t की पावर -1, और ये डायमेंशन बराबर होनी चाहिए a इंटू टी की डायमेंशन के, t की डायमेंशन t1 होगी, तो a क्या आएगा यहां से, ये t की पावर 1 ये इधर जाएगा तो L1 t की पावर -2 बन जाएगा, तो ये आ गई a की डायमेंशन। और इसी तरीके से b की डायमेंशन पता कर लो। अब b की डायमेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, v की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन b अपॉन टी प्लस सी की होनी चाहिए। v की डायमेंशन क्या, L1 t की पावर -1, इधर क्या लिखा है b अपॉन टी प्लस सी, b की डायमेंशन तो पता है नहीं, और t प्लस सी ये वाली जो टर्म है इसकी डायमेंशन होगी t की, क्योंकि t और c की डायमेंशन सेम है और इनको ऐड करोगे तो डायमेंशन वही रहेगी जो t और c की डायमेंशन है, मतलब t आएगी। तो यहां पे लिखोगे t1, ये इधर ले जाओ तो ये आएगा L1 और t की पावर 0 बन जाएगा, ये इधर जाके, तो b की डायमेंशन क्या आएगी L1 आएगी। ये लो, ये तीनों आंसर आ गए अपने पास। तो b की, a की और c, इन तीनों की आपको डायमेंशंस पता चल गई। यहाँ पे आया समझ में, क्लियर एकदम। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर डिड्यूसिंग रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब अलग अलग टाइप के जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए भी हम जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसको यूज कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा एग्जांपल की हेल्प से आपको थोड़ा बेटर तरीके से बताऊंगा। जैसे मान लो कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। अब आपको उनमें रिलेशन फाइंड करना है कि वो आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। जैसे P नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो Q, R और S, ये 3 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, इनके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q, R और S, है ना इसके। और हो सकता है कि ये Q स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है कि R पावर -1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो इनकी कुछ पावर्स भी होंगी। अब वो पावर्स हमको पता नहीं है, मैं A, B और C लगा देता हूं पावर्स, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। इन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में तो आपको पता रहेगा कि P ये चीज है, Q ये चीज है, R ये चीज है और S ये चीज है, लेकिन इनकी पावर्स के बारे में नहीं पता है, वो आपको डायमेंशनल एनालिसिस से कैलकुलेट करके फाइंड करना होता है। तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले तो जो फिजिकल क्वांटिटी है जो बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, पहले उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसको लिख दो, फिर ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा दो यहां से, इसकी जगह कोई कांस्टेंट आ जाएगा उसको k मान लो, तो फॉर्मूला बन गया P इक्वल टू K, Q की पावर A, R की पावर B, S की पावर C, ऐसा लिखा। अब आपको A, B और C की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो क्या करोगे, हम इधर P की डायमेंशन लिखेंगे M, L और T के टर्म्स में, इधर K तो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, Q, R और S के डायमेंशंस लिखेंगे और उनके ऊपर पावर लगाएंगे A, B, C, फिर उससे इक्वेशंस बनाएंगे। कौन सी इक्वेशंस, इधर M की जो डायमेंशन है और इधर M की जो टर्म आएगी उसकी जो डायमेंशन है वो इक्वल होनी चाहिए, कंपलसरी है ना, सेम डायमेंशन वाली चीजों को आप इक्वल करके लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से L की इधर जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन इधर होनी चाहिए, तो इधर A और B और C के टर्म्स में वो डायमेंशन आएगी, तो उसको इक्वल पुट करके इक्वेशन बनाएंगे। इसी तरीके से जो T की डायमेंशन होगी इधर, वो इधर T की जो डायमेंशन होगी ना A, B, C ये पावर के टर्म्स में होगी, तो वो बराबर आनी चाहिए। तो अगर आप इनको बराबर करके डायमेंशंस को बराबर करके इक्वेशन बना लेते हो, तो ऐसे आपके पास 3 इक्वेशन बनेंगी, एक तो M वाली टर्म के अकॉर्डिंग, एक L वाली टर्म के अकॉर्डिंग और एक T वाली टर्म के अकॉर्डिंग, फिर उनको सॉल्व कर लेंगे। अब 3 वेरिएबल हैं, यानी कि 3 अननोन चीजें हैं A, B और C, और 3 ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 3 इक्वेशन होनी चाहिए उसके लिए, तो 3 इक्वेशन बन जाएंगी, उनको सॉल्व कर लो, उससे A, B, C की वैल्यू पता चल जाएगी, वो इसमें उठा के वापस पुट कर दो और एक फॉर्मूला बना लो, ठीक है। बस इसकी लिमिटेशन ये है कि ये जो कांस्टेंट की है ना, इसकी वैल्यू हम इसमें फाइंड नहीं कर पाएंगे, ये तो इसमें कमी रहेगी कि ये जो कांस्टेंट k है ये कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 5, है ना, उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। बाकी हम एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे, मतलब एक नॉर्मली एक फॉर्मूला जरूर बना लेंगे। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल से बताता हूँ ताकि थोड़ा बेटर समझ में आए अपने। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम if it is a function of mass of the pendulum, length L, acceleration due to gravity G। मतलब आपको बोला कि एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, और आपको इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना है। ये जो पेंडुलम का मास है ये M ले लिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे G बता रखा, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है यहाँ पे L के बराबर। तो आपको बताना है कि जो टाइम पीरियड है वो इन तीनों चीजों पे M, L और G पे कैसे डिपेंड करेगा, ये फाइंड करके बताओ। तो पहले क्या करना है, मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताना है, तो T लिखा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखूंगा, इधर क्या है एम एल और जी, ये तीन चीजें हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, पावर लगा दो ए बी और सी। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो इसकी जगह कोई कांस्टेंट आ जाएगा के। आप डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हो, ये लिखने की जरूरी नहीं है, सीधा एम पावर ए एल पावर बी जी पावर सी। अब क्या करना है, दोनों साइड में डायमेंशंस को बराबर करके इक्वेशंस बनानी है। टी मतलब टाइम पीरियड, इसकी डायमेंशन क्या होगी T1, और m और l की वैल्यूज क्या रहेंगी, इनके डायमेंशंस क्या रहेंगी 0 0। ठीक है, ये मैंने जो टाइम पीरियड है उसकी डायमेंशन लिख दी, इनकी पावर्स मैंने 0 0 लगाई है, यानी कि t पावर 1 आएगा अपने पास। ठीक है, फिर आप इधर लिखो k की कोई डायमेंशन है नहीं, m मतलब मास, मास की डायमेंशन होगी m1, इसकी पावर क्या लगानी है a, l मतलब लेंथ, लेंथ की डायमेंशन l1 पावर b, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन l1 t पावर -2, पावर क्या लगानी है c लगानी है। आया समझ में? ठीक है, अब दोनों साइड में पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर डायमेंशंस को बराबर लिखेंगे। इधर मैंने लिखा m0 l0 t पावर 1 इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे m पावर 1 और इसकी पावर क्या है a, तो m की पावर a बन गया, 1 इंटू a n की a आएगा, पावर की पावर होती है ना तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। इधर l की पावर क्या आएगा 1 इंटू b यानी कि b आएगा, एक l की पावर 1 इंटू c इसमें भी होगा तो l की पावर c, तो l यहाँ पे भी है और एक l की पावर c भी बनेगा, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो मतलब आप इसको लिखोगे l पावर b प्लस c लिख दोगे आप एक साथ। ये चीज समझ में आई क्या? अगर बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे l की पावर है b, यहाँ पे l की पावर है c, बेस सेम है इसलिए पावर ऐड कर दो, l की पावर b प्लस c लिख दिया, और t की पावर क्या बनेगा -2c बनेगा। ये लो जी। अब यहाँ पे m की डायमेंशन क्या है 0, इधर m की डायमेंशन क्या है a, तो a किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, a की वैल्यू आ गई। फिर b प्लस सी, l की डायमेंशन क्या है b प्लस सी, यहाँ पे l की डायमेंशन है 0, तो 0 किसके बराबर होगा b प्लस सी, इसके बराबर होगा, एक इक्वेशन बन गई। फिर एक और बनाओ इक्वेशन, यहाँ पे t की डायमेंशन क्या है -2c, यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 किसके बराबर होना चाहिए -2c के बराबर होना चाहिए, तो c क्या आएगा माइनस का 1/2 आएगा, और c की वैल्यू अगर -1/2 है तो b इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, तो b फिर -1/2 लिखोगे, -1/2 इधर जाएगा तो प्लस का 1/2 आएगा। तो a b c की वैल्यूज आ गई। हमने क्या किया, तीन इक्वेशन बना ली, तीनों को सॉल्व कर लिया, अब अपने पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, तो सिंपली अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके फॉर्मूला बना देंगे। अब t इक्वल टू k, m की पावर क्या है a की वैल्यू कितनी है 0, तो m की पावर 0 लगा दो, l की पावर कितनी है b की वैल्यू क्या है जो अभी हमने सॉल्व करी थी, ये रहा 1/2, और क्या है यहाँ पे g की पावर कितनी है c की वैल्यू क्या है ये रही, इधर माइनस का 1/2, किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो 1 बन जाता है, इसको छोड़ दो k, और यहाँ पे क्या आएगा, ये l की पावर 1/2 है और ये है g की पावर -1/2, तो इसको l/g लिख के एक साथ पावर 1/2 लिख सकते हो, पावर 1/2 मतलब अंडर रूट, ये आपका आंसर है। ठीक है, आया समझ में? ये फाइनल आंसर अपने पास निकल के आ गया। बस ये जो कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, ये इसकी लिमिटेशन है, बाकी अपने पास आंसर आ चुका है। जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो m पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए m वाली टर्म तो हो गई गायब अपने आप ही, और डिपेंड कर रहा है l और g के ऊपर, तो वो इस फॉर्मूले के अंदर आ चुकी है चीजें। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आपको जो भी चीजें बताई जाए वो डिपेंड करे ही, जैसे टाइम पीरियड है वो डिपेंड करे ही m के ऊपर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आंसर a की वैल्यू 0 आ रही है इसका मतलब वो डिपेंड ही नहीं करेगा। आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if pressure P, velocity V and time T are taken as the fundamental quantities, find the dimensional formula of force। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है, किसका, फोर्स का। तो पहले क्या लिखेंगे, F इक्वल टू के, के यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और किन किन चीजों पे फोर्स डिपेंड कर रहा है, प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम के ऊपर। तो इनकी पावर लगा दो कुछ A, B और C, जिनकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे आगे, ऐसे पावर लगा के लिख दिया इसको। अब क्या करना है, दोनों साइड में डायमेंशंस लिखेंगे। फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t पावर -2, ठीक है, इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे k, देखो ये p क्या है यहाँ पे, प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन बताओ, ये होती है m1 l-1 t पावर -2, और इसकी पावर क्या लगानी पड़ेगी a। v मतलब क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है,
ये होती है L1 T माइनस वन, इसकी पावर B लगानी पड़ेगी। और T मतलब क्या है यहाँ पे, टाइम, T मतलब टाइम, तो टाइम की डायमेंशन T1, पावर क्या लगानी पड़ेगी, C। आया समझ में? अब क्या करना है, दोनों साइड में डायमेंशंस को बराबर करेंगे, उससे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इधर लिखेंगे K इंटू एम की पावर 1 इंटू ए यानी कि A, फिर L की पावर यहां से तो बनेगा -1 इंटू ए यानी कि -A, यहां पे बनेगा 1 इंटू बी यानी कि B, तो L की पावर है -A प्लस B। और T की पावर क्या बनेगी, यहाँ पे -2A, यहाँ पे -B और यहाँ पे C, प्लस का C है ना, तो ये -2A -B प्लस C, ऐसा कुछ बना। आया समझ में? अब क्या करना है, इक्वेशन बनाने के लिए दोनों साइड में जो M L और T है इनकी जो डायमेंशन है उनको बराबर कर देंगे। ठीक है, करो बराबर। यहाँ पे M की डायमेंशन 1, तो 1 इक्वल टू क्या लिखूं, A, तो A की वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई। फिर L की डायमेंशन है 1, इधर क्या है -A प्लस B, पहले तो इसी को सॉल्व कर दो। A की वैल्यू 1 आपको पता ही है, तो यहाँ पे अगर 1 लिखोगे तो -1 जब इधर जाएगा तो +1 बनेगा, यानी कि B की डायमेंशन आ गई 2। ठीक है, फिर C की डायमेंशन फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये जो इधर T की डायमेंशन है -2, उसको इधर T की डायमेंशन के बराबर लिख दो, यानी कि -2A -B प्लस C लिखा। आया समझ में? फिर A और B की डायमेंशन पता है, वो पुट करो यहाँ पे, -2 इक्वल टू -2 इंटू A की डायमेंशन है 1 और B की डायमेंशन है 2, तो बताओ C इक्वल टू क्या आएगा, ये -2 और ये -2 तो कैंसिल ही होगा, ये -2 इधर जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये लो, तीनों डायमेंशन आ गई। अब क्या करोगे, फॉर्मूला बना दोगे। कैसे बनाना है फॉर्मूला, तो इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, F इक्वल टू आ जाएगा K, और P की पावर क्या लिखनी है, P की पावर है A जिसकी वैल्यू है 1, फिर है V की पावर है B जो कि 2 के बराबर है, और C की वैल्यू 2 है, यानी कि T की पावर 2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया K P V स्क्वायर T स्क्वायर, ये अपना आंसर है। आया समझ में? इस तरीके से आपको फॉर्मूला बना लेना है। बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन f of a mass m suspended from a spring of spring constant k is given by relation f equal to a m power x k power y, where a is a dimensionless constant. The value of x and y are, तो x और y की वैल्यूज क्या होंगी, ये किसी स्प्रिंग पेंडुलम की बात कर रहा है। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, उससे हमने एक मास m को लटका रखा है। आपको पूछा है x और y की डायमेंशंस क्या होंगी, तो इसके लिए ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसके डायमेंशन हमको पता होनी चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये जो k है यहाँ पे, इस k को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। आपको पता है जब भी स्प्रिंग को खींचा जाता है या कंप्रेस किया जाता है तो एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करती है, जिसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू -kx। k मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला बन जाएगा F बाई एक्स। माइनस का सिंबल सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है कि जिस डायरेक्शन में आप इसको खींच रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो k की डायमेंशन क्या बनेगी, यहाँ पे फोर्स की होती है डायमेंशन m1 L1 T पावर -2, और ये जो x है ये होती है डिस्टेंस जिससे आप इसको कंप्रेस या स्ट्रेच करते हो, तो इसकी होगी L1 डायमेंशन। तो k की डायमेंशन क्या होगी यहाँ पे m1, और ये L1 कैंसिल, तो t की पावर -2, ये अपने पास आ गया k की डायमेंशन। आया समझ में? तो ये हमको याद होनी चाहिए, अगर नहीं हो तो ऐसे निकाल लेना आप सॉल्व करके, किसी क्वेश्चन में अगर ऐसी कोई चीज आ जाए तो। अब आपको पूछा है कि इस फॉर्मूले के अंदर ये x और y की वैल्यूज क्या है, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, F इक्वल टू a m पावर x y और क्या है k पावर y। फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू a m पावर x k पावर y। x और y की वैल्यूज बतानी है। अब अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है फॉर्मूला, तो इसका मतलब इधर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन और इधर ये वाली जो टर्म है इसकी डायमेंशन सेम आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड का उल्टा, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होगी, t पावर -1। ठीक है, t की पावर -1 इक्वल टू a, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो इसको तो छोड़ दो, इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। m मतलब क्या है यहाँ पे, मास की डायमेंशन m1, इसकी पावर क्या लगा दूं x। k की डायमेंशन क्या है, अभी हमने फाइंड करी थी m1 t पावर -2, इसकी पावर y। दोनों साइड में डायमेंशंस को बराबर पुट कर दो। इधर m की डायमेंशन है x प्लस y, क्योंकि बेस सेम है ना, तो इधर m की पावर x बनेगी, इधर m की पावर y बनेगी, तो m पावर x प्लस y। इधर m की कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो 0 इक्वल टू क्या लिखोगे, x प्लस y लिखोगे इधर।
इधर m की डायमेंशन क्या होगी x प्लस वाई, इधर क्या है 0, तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा। t की डायमेंशन इधर क्या बन रही है t की पावर माइनस 2y, और माइनस 2y यहाँ पे इधर t की टर्म क्या है, t की पावर क्या है -1, तो बताओ y इक्वल टू क्या आया 1/2 आ गया यहाँ से। अगर y की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ से बताओ x क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, क्योंकि y की वैल्यू 1/2 पुट करो इधर जाएगा तो वो माइनस का 1/2 बनेगा। बस आ गया फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या लिखोगे a, और m की पावर क्या लगाऊं -1/2, और ये जो k है इसकी पावर क्या लगा दूं 1/2। ये अपना फाइनल आंसर है। तो ये फॉर्मूला ये डिराइव करवा रहा था आपको। ठीक है, आसान एकदम। x और y की वैल्यूज हमको पूछी जा रही थी, हमने तो फॉर्मूला ही बना दिया। x और y की वैल्यूज तो आएगी यहाँ पे, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे तो फॉर्मूला भी बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन डायमेंशन ऑफ मास आर। मास की डायमेंशन आपको बतानी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला बना लो। हम लिखेंगे m इक्वल टू k, किन किन चीजों पे ये डिपेंड कर रहा है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, तो इनकी पावर लगा दो a, b और c। ठीक है, अब इनके टर्म्स में एक फॉर्मूला बना के बताना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखो m मतलब मास, मास की डायमेंशन क्या होगी m1। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन m1 L1 t पावर -2 और पावर a। v मतलब वेलोसिटी, इसकी होगी L1 t पावर -1 पावर b। जो टाइम है इसकी डायमेंशन होगी t1 पावर c। दोनों साइड में डायमेंशंस बराबर करो। यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। m की डायमेंशन है 1 इंटू a यानी कि m की पावर a, l की डायमेंशन है 1 इंटू a यानी कि a, और इधर है 1 इंटू b यानी कि b, और क्या है यहाँ पे c, और t की डायमेंशन क्या है -2a, और माइनस b यहां से आएगा और प्लस का c यहां से आएगा। ठीक है, तो बताओ इधर m की डायमेंशन क्या है 1, इधर क्या है a, तो a की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। फिर इधर l की डायमेंशन क्या है 0, इधर l की डायमेंशन क्या है a प्लस b प्लस c। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। t की डायमेंशन इधर क्या है 0, इधर t की डायमेंशन क्या है -2a माइनस b प्लस c। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो a की वैल्यू तो पता ही है 1 के बराबर है, a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहां से b प्लस सी इक्वल टू, a की वैल्यू 1 पुट करो तो b प्लस सी इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो ये -2 है, ये उधर ले जाओ तो ये आएगा -b प्लस सी इक्वल टू, ये a की वैल्यू 1 पुट करी ना तो ये -2 बना, उधर गया तो ये प्लस का 2 बन गया। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो तो b वाले टर्म कैंसिल, इधर आएगा 2c इक्वल टू 1, तो c क्या आया 1/2, और c की वैल्यू अपने पास आ गई तो कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। c की वैल्यू जैसे 1/2 यहाँ पे लिखी, 1/2 इधर जाएगा तो ये माइनस का 1/2 होके जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे माइनस का 3/2 आएगा। आया समझ में? तो फॉर्मूला बना दो। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल m इक्वल टू k, फोर्स की डायमेंशन a है ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1 लिखेंगे, वेलोसिटी की डायमेंशन b, तो b की वैल्यू कितनी आई -3/2, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, जो t है उसकी डायमेंशन होगी 1/2। ये अपना फाइनल आंसर होगा। आया समझ में? तो ऐसे कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाए इजीली हम कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अगला टॉपिक क्या है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब कहाँ कहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज नहीं कर सकते, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं समझा रहा हूँ, ये आपको याद रखने हैं। जब भी आप डायमेंशनल एनालिसिस करो तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है इसके अंदर, इफ डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी may not be unique as many physical quantities have same dimensions। ये बोल रहा है कि बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो सकती है, तो आप सिर्फ डायमेंशन को देख के ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो प्रेशर की डायमेंशन होती है m1 L-1 T पावर -2, और जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, इसकी भी डायमेंशन होती है m1 L पावर -1 T पावर -2। तो जो प्रेशर है और जो स्ट्रेस है
उनके डायमेंशन सेम आ रही है, तो क्या सिर्फ डायमेंशन को देख के आप ये बता सकते हो कि ये प्रेशर की डायमेंशन है या फिर स्ट्रेस की डायमेंशन है या ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं बता सकते। इसलिए आपको याद रखना है कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम आ सकती है, और भी बहुत सारी हो सकती है। अगर डायमेंशन सेम आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, या उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये चीज याद रखनी है इसमें, ठीक है। लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, मतलब कमियां, उसमें क्या क्या कमियां हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, उनके हम लोग बात कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स हैविंग नो डायमेंशन सच एज 1/2 e पावर x पाई। ये जो है ना, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है ना, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, तो इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इनकी डायमेंशन ही नहीं है तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम कभी भी इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते, याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशंस अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शंस। मतलब अगर आपको कोई फॉर्मूला बनाना है तो उस फॉर्मूले के अंदर अगर 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई में है, उनकी कुछ पावर्स है, तो वो तो आप फाइंड कर सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस से। लेकिन अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते, ये इक्वेशन नहीं बना सकते। आप इसको चेक भले ही कर सकते हो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, लेकिन क्या ये इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं क्या डायमेंशनल एनालिसिस से? नहीं जी, हम सिंपल फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है ना, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है सीधा। बाकी ऐसे इक्वेशन नहीं बनेगी, और ना ही ये वाली इक्वेशन बनेगी जैसे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ऐसा लिख दिया मैंने। तो ये जो इक्वेशंस होती है ना, साइन फंक्शन वाली, कॉस फंक्शन वाली, ऐसा कुछ आ गया, वो भी हम इससे डिराइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन इससे डिराइव नहीं होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी अप्लाइड टू डिराइव फॉर्मूला इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो फिर उस फॉर्मूले को हम डायमेंशनल एनालिसिस से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप डायमेंशनल एनालिसिस करते हो तो इक्वेशंस बनाते हो। कितनी इक्वेशन बनती है? 3 इक्वेशन बनती है। अब अगर 4 आपके पास वेरिएबल हो गए जिनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है और इक्वेशन 3 है, तो क्या हम उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं? नहीं। 4 वेरिएबल्स है तो 4 ही अपने पास इक्वेशन होनी चाहिए कम से कम, जिनको सॉल्व करके हम उन चारों वैल्यूज को फाइंड कर पाए। तो इसके लिए जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे कंपाउंड पेंडुलम है, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उस कंपाउंड पेंडुलम का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अराउंड, m मतलब मास ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और l का मतलब क्या है? लेंथ। लेंथ कौन सी? जो कंपाउंड पेंडुलम है वो जिस पॉइंट से हमने लटका रखा है उस पॉइंट से उस कंपाउंड पेंडुलम के सेंटर ऑफ मास की दूरी। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 4 चीजें आ गई। देखो, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और l मतलब लेंथ। तो चारों चीजों का रिलेशन इससे फाइंड नहीं कर सकते। 3 या 3 से कम फिजिकल क्वांटिटीज को आप रिलेट करके आपस में फॉर्मूला बना सकते हो। अगर 4 उसमें वेरिएबल आ गए, 4 फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, तो उनको हम डिराइव नहीं कर पाएंगे, ये लिमिटेशन है इसकी। इसके बाद में आता है फिर इवन इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटीज आउट ऑफ विच 2 हैव सेम डायमेंशंस, द फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय थ्योरी ऑफ डायमेंशंस। ये बोल रहा है कि मान लो कि 3 फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं आपके पास में, लेकिन उनमें से 3 में से मान लो कि 2 के डायमेंशन सेम है, तो फिर उस फॉर्मूले को भी हम डिराइव नहीं कर पाएंगे। मतलब 3 फिजिकल क्वांटिटीज दे दी, लेकिन 3 में से 2 लेंथ की डायमेंशन है, सपोज करो 3 में से क्या है? 2 लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन तो L1 होती है, दोनों के लिए सेम होगी डायमेंशन, तो वो फॉर्मूला भी हम इससे डिराइव नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। जरूरी है इसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस के लिए कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में रिलेट कर रहे हो आप, उन सब की डायमेंशन अलग अलग होनी चाहिए। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके बीच में रिलेशन बनाना है, उन सब की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। अगर किसी की भी डायमेंशन सेम हो गई 2 या 2 से ज्यादा की, तो फिर फॉर्मूला नहीं बन पाएगा इसमें।